हेलो हेलो हेलो। कैसे हो बेटा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ओके। तो नीट का एग्जाम आ गया है बेटा। कल आप लोगों का नीट का एग्जाम है ना? हाँ, जो ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो अभी करंट ट्वेल्थ में होंगे, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तभी फिलहाल जो कल का एग्जाम है उसको देने में लग रहे होंगे, है ना, उसकी तैयारी में होंगे बेटा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। ओके। बट जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में है वो अपनी पढ़ाई जारी रखनी है उनको। ठीक है। अभी आप लोगों की एक साल की तपस्या बाकी है। ठीक है। कितने कितने डेज का हार्ड हार्ड डे चैलेंज है ये? 365 डेज। कितने डेज बेटा? 365 डेज। और जो 11th में है उनके लिए 730 डेज। ठीक है। ये हार्ड डे चैलेंज है कंसिस्टेंसी का, ये हार्ड डे चैलेंज है डिसिप्लिन का। ठीक है बेटा? ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में अपन ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था बेटा। कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो किसी को मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, या उससे पहले की जो भी चीजें हैं जो इस चैप्टर में अपन ने पढ़ी है बेटा, ठीक है, उसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बात, कोई चीज, ठीक है, कुछ भी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा? जल्दी से शेयर करो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही? या तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो। है ना बेटा? इन दो केसेस में ही कोई डाउट नहीं आता है, बाकी सारे केसेस में तो डाउट्स आते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ आप सब सिंसियरली बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़े। तो आज के लेक्चर में बेटा अपन स्टार्ट करेंगे सीड से। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? सीड वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। जब सीड की बात करते हैं तो बेसिकली आपको इतना तो पता होगा कि जो जैसे अपन ने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा, ठीक है, तो सीड किससे बनता है? सीड बनता है बेसिकली ओव्यूल से। तो अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को अपन क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज सीड। तो जो ओव्यूल है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो कंप्लीट क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। तो ऐसे ही ओव्यूल में उसकी कुछ लेयर थी, इंटेगुमेंट लेयर, है ना बेटा? तो जो इंटेगुमेंट की लेयर है वो क्या बन जाएगी? सीड कोट। जैसे वो ओव्यूल की कोटिंग थी, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। ऐसे ही अब ओव्यूल अगर सीड बन गया है तो इंटेगुमेंट क्या बन जाएगी? सीड कोट। ठीक है। तो अपन लिखते हैं इंटेगुमेंट बिकम्स सीड कोट। ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट क्या बन जाएगा? आउटर सीड कोट, जो कि क्या है? टेस्टा। ऐसे ही इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट क्या बन जाएगा बेटा? इनर सीड कोट।
जो कि क्या है, टेगमेन। क्या है, टेगमेन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें और क्या क्या चीजें चेंज होगी फर्टिलाइजेशन के बाद, और क्या क्या चीजें चेंज होगी अगर अपन देखते हैं तो ये तो अपन ने देख लिया, इंटेगुमेंट क्या बन जाएगा, सीड कोट बन जाएगा, है ना बेटा। ऐसे ही सीड के अंदर और क्या चीजें होती है, सीड के अंदर तो एम्ब्रियो भी होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो। ठीक है। एम्ब्रियो में बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो कॉटिलिडन होता है। लास्ट क्लास में अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो किया था, डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, उन दोनों में ही क्या थे बेटा, कॉटिलिडन्स थे। ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था एम्ब्रियो का वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है, एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। दोनों चीजें मिलके क्या बनाएगी बेटा, एम्ब्रियो बनाएगी। ऐसे ही इससे पहले जहां पे एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा है वहां पे अपन ने ये भी पढ़ा है कि कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म रहता है, कुछ में नहीं रहता है। तो अपन सीड के बारे में ये भी लिख सकते हैं, एंडोस्पर्म मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट। ठीक है। एक सेकेंड ना, अगर प्रेजेंट होगा तो अपन कैसा सीड बोलेंगे, एंडोस्पर्मस। कैसा बोलेंगे बेटा, एंडोस्पर्मस। ठीक है। इफ नॉट प्रेजेंट, इफ नॉट प्रेजेंट, इफ नॉट प्रेजेंट मतलब कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, कंप्लीटली यूटिलाइज्ड। तो अपन कैसा बोलेंगे, कौन सा सीड होंगे, ये कौन सा सीड होगा बेटा, नॉन एंडोस्पर्मस। कौन सा होगा, नॉन एंडोस्पर्मस। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही कुछ सीड्स में देखो, जनरली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो न्यूसेलस होता है ओव्यूल के अंदर, वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। जनरल कंडीशन में क्या होता है, न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है। तो अपन लिखेंगे इन जनरल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस डीजनरेट। ठीक है। बट इन सम सीड्स, बट इन सम कंडीशन, but in some condition या in some seeds nucellus is persistent, is persistent। ठीक है। या न्यूसेलस क्या होता है, रिमेन हो जाता है। ठीक है, मतलब बच जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, इस सीड को क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। या परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या बोलेंगे अपन, परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी बेटा, इसको सही कर देते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। कौन कौन से हैं, एक तो ब्लैक पेपर, क्या दे रखा है, ब्लैक पेपर। ठीक है। और एक क्या दे रखा है, शुगर बीट। क्या दे रखा है, शुगर बीट।
आ गई बात समझ में या नहीं आई? पक्का? जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे सवाल ये उठता है बेटा कि बेसिकली ये सीड का डेवलपमेंट होता कैसे है? सीड का डेवलपमेंट होता कैसे है, या सीड डेवलप कैसे होता है? ठीक है, तो यहां पे जो अपना एम्ब्रियो होता है बेटा, क्या होता है? एम्ब्रियो। ठीक है, इट अंडरगोज डॉर्मेंसी। इट अंडरगोज डॉर्मेंसी। आई बात समझ में? ये डेवलप करता है और फिर क्या करता है? गोज इनटू डॉर्मेंसी। गोज इनटू डॉर्मेंसी। अब ये डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? बेसिकली वो क्या करेगा अपने अंदर से ना, लगभग, ठीक है, 85 to 90% ऑफ द वाटर को क्या कर देगा बेटा? रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? 85 to 90% ऑफ द वाटर को क्या करेगा? रिमूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या है बेसिकली? इट रिमूव्स 85% to 90% ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर बेसिकली कितना वाटर कंटेंट रहता है? 10 से 15% ही रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 10 से 15% वाटर कंटेंट रिमेन्स। वाटर कंटेंट रिमेन्स। ऐसा क्यों करता है वो? ठीक है, ताकि क्या हो? सीड की वाइबिलिटी बनी रहे। क्या रहे बेटा? सीड की वाइबिलिटी बनी रहे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सीड के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर पानी का कंटेंट रहेगा तो वो क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा बेटा। क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए ये वाला जो चीज है ये आपने बेसिकली किसानों में भी देखा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने घर पे अपने खेती बाड़ी देखी है तो आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे। कई बार क्या होता है, जो अपनी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, लावनी बोलते हैं देसी भाषा में। क्या बोलते हैं बेटा? लावनी। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद या लावनी के बाद जब जो प्रोड्यूस होता है उसको निकालने के बाद किसान घर पे क्या करता है? उसको उसको धूप में सुखाने के लिए रखता है कि नहीं रखता है ना? क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो सीजन चल रहा है, ठीक है, इस सीजन में कुछ टाइम पहले ही सरसों की लावनी हुई है, सरसों की हार्वेस्टिंग हुई है। तो सरसों को क्या करते हैं किसान? उसको थोड़ा सा धूप में सुखाते हैं ताकि वो क्या रहे, उसकी वाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी से जर्मिनेट ना हो। क्योंकि अगर सरसों जल्दी जर्मिनेट हो गई, रखी रखी जर्मिनेट हो गई, तो फिर वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो उसकी वायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जनरली क्या करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। लगभग सिर्फ 10 से 15% ही रहना चाहिए, बाकी पूरा क्या हो जाना चाहिए? रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सीड डेवलपमेंट का एक अहम पार्ट है और ये ही बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर भी है। ये क्या है बेटा? बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर भी है। क्योंकि अगर सीड अगर डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा, सीड अगर डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा या अपने अंदर का अगर मॉइस्चर रिमूव नहीं करेगा, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते ना बेटा लंबे टाइम के लिए। जैसे अभी अगर सरसों की हार्वेस्टिंग हुई है, ठीक है, अगर उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो वो तुरंत क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। बट यहां पे मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है? लगभग बहुत कम चला, 10 से 15% तक चला जाता है। ठीक है, बाकी पूरा क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं? उसको स्टोर कर पाते हैं पूरा एक सीजन तक या 2 साल तक या 3 साल तक। आ रही है बात समझ में? जब तक वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो क्या है? एकदम सही है। ठीक है, इसलिए जब उसकी किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो सॉइल को कैसा रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जर्मिनेशन के लिए सीड को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। बट अगर उसको लंबे टाइम तक अपनी वाइबिलिटी बना के रखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर से मॉइस्चर को बाहर निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? किसी को नहीं आई तो जल्दी बताओ बेटा, वापस से एक्सप्लेन करेंगे। अगर सबको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही अपन जो देखने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ सीड। क्या देखेंगे बेटा? एडवांटेजेस ऑफ सीड।
सीड के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? देखो, एक तो क्या लेता है, वेरिएशन लेके आता है। क्या लेके आता है ये? वेरिएशंस लेके आता है। ठीक है। और जो सीड कोट होती है, जो सीड कोट है वो क्या देती है बेटा? प्रोटेक्शन देती है। क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। सीड कोट का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन, क्योंकि हार्ड लेयर होती है। टेस्टा एंड टेगमेन, टेस्टा टेगमेन का मेन काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने इससे पहले वाली चीजें बताई थी, ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बताया था जिससे सीड बनता है, वहां पे मैंने जो डिहाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया है, वाटर का रिमूवल वाला कॉन्सेप्ट बताया है, डोरमेंसी वाला कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है। तो यहां से अपन को दो चीज समझ में आती है। ठीक है। एक तो क्या है कि जो सीड जर्मिनेशन है वो क्या है? वाटर डिपेंडेंट है। सीड जर्मिनेशन क्या है भाई? सीड जर्मिनेशन इज वाटर डिपेंडेंट। ठीक है। अगर आप नॉर्मल गांव की भाषा में अगर बात करें तो जो अपना नॉर्थ इंडिया होता है, ठीक है, यहाँ पे फसल की बुआई से पहले, ठीक है, क्या करते हैं? नॉर्मल प्लॉइंग व्लॉइंग करने के बाद क्या करते हैं? जमीन में थोड़ा सा पानी देते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? पलेव करना। ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे अगर सीड अपने को लगाना है तो उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपन क्या करते हैं? जमीन में पानी देते हैं ताकि मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में रहे। जैसे ही सीड जाए उसको क्या मिलेगा? मॉइस्चर मिलेगा, जिससे वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक है। एक्सेस वाटर भी नहीं देना है। ठीक है। अगर एक्सेस वाटर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पौधा मर जाता है, ये आपने सुना होगा। ठीक है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब वो चैप्टर तो रिमूव हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, बट ये उसी से रिलेटेड है, जैसे वाटर लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो अभी इसका पार्ट नहीं है, बट जस्ट आपको बताने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स का मेन काम क्या होता है? मेन काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। आई बात समझ में? किसका एब्जॉर्प्शन? वाटर का एब्जॉर्प्शन। और वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके बेसिस पे होता है? मिनरल के एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है। मिनरल का रेडिली अपटेक होता है, एक्टिव अपटेक होता है। ठीक है। जब एक्टिव अपटेक होता है तो वहां पे क्या होता है? वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और जब वहां पे वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है तो वाटर अपने आप अंदर आ जाता है रूट्स में। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने बेसिकली जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वैसे तो अभी तो ये 2023 के बाद से हटा दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी से वाला चैप्टर, बट उस टाइम पे अपन पढ़ते थे बेसिकली वाटर पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। ठीक है, कि वाटर का मूवमेंट कहां से क्या होता है? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, और जो सोल्यूट होते हैं वो वाटर पोटेंशियल को क्या करते हैं? रेड्यूस करते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में देखो क्या होता है कि रूट्स को क्या करते हैं? रूट्स एक्टिवली अपटेक करते हैं मिनरल्स को। ठीक है बेटा, एक्टिवली क्या करते हैं? मिनरल्स को अपटेक करते हैं। जब वाटर वो रूट्स मिनरल को अपटेक करते हैं तो उनका वाटर पोटेंशियल अंदर का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर की साइड। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर तुमने एक्सेसिव वाटर दे दिया प्लांट को, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसके आसपास की जो सॉइल है उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो नहीं रहेगी। अब वहां पे स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? पूरा वाटर ने कर लिया। जब एयर नहीं होगी तो रूट्स क्या नहीं कर पाएंगे? रेस्पायर नहीं कर पाएंगी। जब रूट्स रेस्पायर नहीं करेंगी तो फिर क्या नहीं बनेगा? एटीपी नहीं बनेगा। और अगर एटीपी नहीं बने तो रूट्स एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स नहीं करेंगे, और अगर एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स नहीं किया तो पानी भी अपटेक नहीं होगा और प्लांट्स क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है। इसलिए बिल्कुल पानी नहीं देना भी खतरनाक है और ज्यादा पानी देना भी खतरनाक है। आई बात समझ में? ठीक है। ओके, वो अभी हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा भावनाओं में बहके मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी वो नीट के पार्ट में भी नहीं है बेटा, वो चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जो सीड जर्मिनेशन है वो क्या है? वाटर डिपेंडेंट है। वो क्या है बेटा? वाटर डिपेंडेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो डॉर्मेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, दोनों जगह लागू होता है। बेसिकली सीड को वायबल रखने के लिए लंबे टाइम तक, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करते हैं। ठीक है। ये अपन नहीं करते हैं, ये बेसिकली सीड खुद करता है। ठीक है।
ये क्या करता है, सीड खुद करता है अपने अंदर से, क्या कर देता है, वाटर का रिमूव करता है, उसको बोलते हैं सीड अंडरगोइंग डॉर्मेंसी। और जब उसको जर्मिनेट करना रहता है तो वो क्या करता है, एक्टिवली मॉइस्चर को लेता है, वाटर को लेता है, ताकि वो क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके। इसलिए अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीड जर्मिनेशन इज वाटर डिपेंडेंट। एंड सीड अंडरगोइंग डॉर्मेंसी या सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी is the basis of agriculture, is the basis of agriculture। आ रही है बात समझ में या नहीं आई? आ गई, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूं वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ सीड, कि ठीक है कि सीड अपने अंदर से पानी रिमूव करेगा ताकि लंबे टाइम तक वो वायबल रहे। ठीक है, तो ये वायबिलिटी ऑफ सीड के ऊपर आपके एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? 2 एग्जाम्पल। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो पाम का एग्जाम्पल है, जो कहां पे मिला था भाई, जो डीप सी में मिला था। ठीक है, फिनिक्स डेक्लिफेरा। ठीक है, फिनिक्स डेक्लिफेरा। और एक दे रखा है आपका लुपिनस आर्टिकस। ये 2000 साल पुराना सीड है। ठीक है, और ये 10,000 साल। ये कहाँ मिला था? आर्टिक रीजन में। ठीक है, ये कहाँ मिला था आपको? कोई बताएगा मेरे को कौन से सी में मिला था? कौन से सी में मिला था भाई ये? एनीवन? बहुत बढ़िया, बच्चे कमेंट कर रहे हैं डेड सी, एकदम सही है बेटा, डेड सी। ठीक है, इसके कितनी वाइबिलिटी थी, कितने साल तक था? 10,000 साल। ये 2,000 साल। ठीक है, 2000 ईयर्स। ठीक है बेटा, ये साइंटिस्ट को मिले थे आर्टिक रीजन में एंड डेड सी में। ठीक है बेटा, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि कुछ प्लांट्स जो हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल। एक ऑर्किड का दे रखा है, ठीक है, एक फीकस का दे रखा है, पीपल। ठीक है, एक स्ट्रिगा का दे रखा है, एक और दे रखा है ओब्रैंक। ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी ने कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो जिनका जो सीड का साइज होता है वो तो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, पर उनके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज इन नंबर्स। ओके, इसके बाद बात कर रखी है बेटा फ्रूट के ऊपर। किसकी बात कर रखी है? फ्रूट की। तो देखो, जैसे जो ओव्यूल था वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? सीड बन गया। ऐसे ही जो राइपेंड ओवरी होती है, राइपेंड ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। राइपेंड ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। ठीक है, तो जो फ्रूट की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो किसमें बन जाएगी? फ्रूट वॉल। उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्प। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? टाइप्स ऑफ फ्रूट। देखो, टाइप्स ऑफ फ्रूट को अपन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसका डिवीजन अगर अपन करें ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से पार्ट से बन रहा है, ठीक है,
तो जो नॉर्मल ओवरी से बनते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट। ठीक है। और अगर अदर देन ओवरी, जहां पे थैलेमस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी, जैसे कि थैलेमस इन्वॉल्व हो, उनको क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कई बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कोई बताएगा मेरे को? तीन दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। कैश्यू, काजू, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, इनको बेसिकली सूडोकार्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोकार्प। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कुछ सीडलेस फ्रूट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्प। एग्जाम्पल, बनाना। क्या है एग्जाम्पल, बनाना। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर अपन जो टाइप ऑफ फ्रूट है, ठीक है, जो टाइप ऑफ फ्रूट है, अगर उनको मल्टी कार्पेलरी, अपोकार्पस या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, इसके बेसिस पे देखें तो इधर लेते हैं मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। ऐसे ही दूसरा क्या होगा बेटा, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। है कि नहीं? या एक तीसरा टाइप वो भी है जहां से इनफ्लोरेसेंस फ्रूट देता है। अगर मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस है तो अपन क्या बोलेंगे उस टाइप के फ्रूट को, उसको बोलेंगे बेटा एग्रीगेट फ्रूट। क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट। इसका एग्जाम्पल, एनीवन? एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड एप्पल। ऐसे ही अगर मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट। क्या बोलेंगे बेटा, सिंपल फ्रूट। ठीक है, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, कि ड्राई फ्रूट या फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर काजू बादाम। नहीं बेटा, ये ड्राई फ्रूट मतलब वो वाले फ्रूट नहीं है, काजू बादाम अखरोट नहीं है ये ड्राई फ्रूट का मतलब। ओके, ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होगा बेटा, जो पेरिकार्प है वो डिविजिबल नहीं है इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, पेरिकार्प नॉट डिविजिबल इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प।
इसके एग्जाम्पल बेटा पी, मस्टर्ड। ऐसे ही फ्लैशी फ्रूट वो होंगे जहां पे क्या है बेटा, पेरिकार्प डिविजिबल, पेरिकार्प इज डिविजिबल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सबसे बढ़िया फलों का राजा मैंगो। सबसे बढ़िया क्या है, फलों का राजा मैंगो। और अगर इनफ्लोरोसेंस फ्रूट देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट। क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट फ्रूट। इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कोई बताएगा मेरे को, एनीवन? जैक फ्रूट। एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मलबेरी। शहतूत खाया बेटा, शहतूत, है ना? शहतूत को अपन क्या बोलते हैं, मलबेरी। क्या बोलते हैं बेटा, मलबेरी। ठीक है। ऐसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है पाइनएप्पल। ठीक है, कंपोजिट फ्रूट का एक और एग्जांपल है बेटा पाइनएप्पल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, अगर आपको लिखना है तो एक बार इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया बेटा? आगे बढ़े। अब यहाँ पे लास्ट में आपके एनसीईआरटी ने, ठीक है, लास्ट में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर रखा है। तो अपन भी उन छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर इस चैप्टर को क्या करते हैं बेटा, खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट दो तीन टॉपिक्स है छोटे छोटे हैं, एक तो क्या है बेटा, पॉली एम्ब्रियो है। क्या है, पॉली एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि सिंगल सीड हैव मल्टीपल एम्ब्रियो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल वही याद करने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तो अपन यहां पे करेंगे ऑरेंज। क्या याद करेंगे बेटा, ऑरेंज। ऐसे ही एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस के लिए अपन बोलेंगे, ठीक है, सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। आ रही है बात समझ में? आप कहोगे सर ऐसे कैसे सीड बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के? ठीक है, तो बेटा इनमें क्या होता है, एपोमिक्सिस में क्या होता है कि कुछ डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, कि प्लांट्स में से, प्लांट के ओव्यूल के स्ट्रक्चर में से बेसिकली कुछ डिप्लॉयड सेल डायरेक्टली सीड बना देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, आई बात समझ में? सम डिप्लॉयड सेल्स फ्रॉम ओव्यूल डायरेक्टली डेवलप इनटू सीड विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। ऐसा किस में होता है, कुछ ग्रासेस की फैमिलीज में होता है, एस्ट्रिएसी। ठीक है, कुछ ग्रासेस की फैमिली में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं सम डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, डायरेक्टली डेवलप सीड। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रासेस। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, जहां पे न्यू सेल्स के जो सेल होते हैं ना बेटा,
न्यू सेलर सेल्स, वो क्या बना देते हैं, डायरेक्टली फॉर्म सीड। ये किस में होता है, एग्जाम्पल ये किस में होता है, मैंगो में। किस में होता है बेटा, मैंगो में, आम में। ठीक है, कई बार आम में क्या होता है, डायरेक्टली न्यू सेलर सेल्स ही क्या बना देते हैं बेटा, सीड बना देते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, अब अपन आगे बढ़ते। ठीक है, देखो एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्थेनोकार्पी तो क्या है बेटा, सीड डेवलपमेंट है। ठीक है, सॉरी नॉट सीड डेवलपमेंट, फ्रूट का डेवलपमेंट है विदाउट सीड। ठीक है, सीडलेस फ्रूट, एग्जाम्पल बनाना। बट अपोमिक्सिस में क्या है, अपोमिक्सिस में क्या है बेटा, सीड बनता है पर बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये इतना सा डिफरेंस है। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, डाईहाइब्रिड सीड्स। ठीक है, सॉरी नॉट डाईहाइब्रिड, जेनेटिक्स दिमाग में आ गया। ठीक है, ओके, इससे पहले वाली क्लास क्या थी बेटा, जेनेटिक्स की थी। ठीक है, तो वो हाइब्रिड सीड्स की जगह डाईहाइब्रिड आ गया। ओके, तो जो लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो है हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स के बारे में ये बोलते हैं कि हाइब्रिड सीड्स बेसिकली फार्मर्स को क्या पड़ते हैं बेटा, कॉस्टली पड़ते हैं। ऐसा क्यों, फार्मर्स को कॉस्टली क्यों पड़ते हैं? देखो हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करके, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक सीड में लाया जाता है। ठीक है, बट अब वो जो कैरेक्टर्स है वो काफी लंबे टाइम तक या काफी जनरेशन तक वो उसी एक सीड में नहीं बने रहेंगे। एक या दो जनरेशन बाद उसमें क्या आ जाएंगी, वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसान को क्या करना पड़ता है, उनको हर बार नए सीड खरीदने पड़ते हैं। इसलिए वो क्या पड़ते हैं बेटा, महंगे पड़ते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एंड करते हैं बेटा। क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, और एक नई एनर्जी के साथ। ओके बेटा, यहां तक समझ में आया? अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके या डीएम करके मेरे को बता दें। ठीक है, अपन जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसको वापस से एक बार रिपीट कर लेंगे बेटा। ओके, बाकी अभी आपको क्या करना है, इसके बाद लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है, वो रीडिंग लगानी है बेटा। ठीक है, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर करे हैं बेटा, उनको जरूर प्रैक्टिस करना। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। थैंक यू सो मच बेटा।